नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात पश्चिम बंगाल में चुनावी साल की और ईडी की रेड पर बवाल की। बात पश्चिम बंगाल में सड़कों पर उतरी ममता और उनकी फौज की और बात कोलकाता से लेकर दिल्ली तक मचे घमासान की। बंगाल में चुनाव से पहले कोलकाता में टीएमसी की चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी संभालने वाले आईपेक के दफ्तर पर ईडी की रेड के बाद नया बवाल शुरू हो गया है, जिसकी आवाज दिल्ली दरबार तक सुनाई दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में गुरुवार को कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी और इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी आईपेक के दफ्तर में ईडी ने छापा मारा। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची और इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। बंगाल में ईडी के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। मामला कोर्ट में है और सुनवाई 14 जनवरी को। इससे पहले ममता बनर्जी ने कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित और चुनावों से पहले टीएमसी को डराने की कोशिश बताया और कोलकाता से दिल्ली तक जमकर बवाल मचाया। कहा, मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए उनके नेताओं को जानबूझकर और चुन चुनकर निशाना बना रही है। तो वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी को जमकर घेरा। अब ईडी रेड पर कोलकाता हाईकोर्ट में भीड़ के कारण टली सुनवाई। सड़कों पर विरोध मार्च के लिए ममता उतरी और कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जांच एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई पर राजनीतिक खींचतान पर लगातार बवाल हो रहा है और इससे पहले भी लगातार ऐसे मामलों पर सियासी जंग छिड़ती रही है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। BJP is a killer's party. They are the great killer of democracy. An IT office, IPAC office. How can they do it like this? जब तक प्रतीक नहीं आएंगे और जब तक प्रतीक ऑफिस में आके सेटल नहीं करेंगे, लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा IT ऑफिस में आके आप सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा SIR का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, आप हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग। ये हम हमारा नाम पे काम करता है एग्रीमेंट का मुताबिक। ITBT इज ए इंसल्ट टू ऑल द IT सेक्टर। पश्चिम बंगाल में चुनावी साल और ईडी की रेड पर बवाल है। कोलकाता में प्रदर्शन, दिल्ली में विरोध और हंगामा, टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में ईडी रेड के बाद शुरू हुए बवाल पर घमासान दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच IPAC दफ्तर पर ईडी की छापेमारी सियासी घमासान का सबब बन गई है। ममता बनर्जी ने इसे सियासी बदले की कार्रवाई बताया और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ विरोध के लिए सड़कों पर उतरी। तो वहीं दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्रालय के ऑफिस के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बंगाल में लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लड़ पा रही है, इसलिए वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ईडी ने पश्चिम बंगाल के एक कोयला घोटाले की जांच को लेकर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की, जिसे ममता बनर्जी ने पहुंचकर बाधित किया है। राज्य के अलग अलग इलाकों में ईडी की हालिया रेड उन मामलों से जुड़ी बताई जा रही है जिनमें कथित भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और घोटालों की जांच चल रही है। एजेंसी का दावा है कि कार्रवाई कानून के दायरे में और सबूतों के आधार पर की जा रही है। क्या है ईडी की छापेमारी और ममता बनर्जी का हस्तक्षेप? डालते हैं एक नजर। ईडी की कार्रवाई। कोलकाता में 8 जनवरी को ईडी ने 2020 के कोयला तस्करी मामले में कार्रवाई की। ईडी ने आईपैक के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 ऑफिस में तलाशी अभियान चलाया। आईपैक के ऑफिस डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर छापेमारी और तलाशी। कथित हवाला लेन देन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत हुई कार्रवाई। मुख्यमंत्री का मौके पर पहुंचना। छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर और आईपैक दफ्तर पहुंची। ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री वहां से महत्वपूर्ण सबूत साथ ले गयी। सबूत जिनमें फाइलें, लैपटॉप और मोबाइल फोन शामिल है, अपने साथ ले गयी। ईडी के आरोप। केंद्रीय एजेंसी ने कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया। मुख्यमंत्री और राज्य पुलिस ने जांच में बाधा डाली और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की। अब इस पूरे मामले में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस को चिट्ठी लिखी।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ईडी रेड के दौरान पहुंचने को असंवैधानिक व्यवहार और एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी द्वारा सही प्रक्रिया के दौरान राज्य पुलिस मशीनरी के कथित दुरुपयोग करार दिया। बीजेपी ने राज्यपाल से मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है, तो वहीं टीएमसी ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें एक कार्टून दिखाया गया है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह अभिषेक बनर्जी की रैली में भारी भीड़ से डर रहे हैं और फिर उनके ऑफिस पर छापा मारने के लिए ईडी को फोन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में टीएमसी ने लिखा, जब जब अमित शाह डरता है ईडी को आगे करता है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी के बयान हैं और सियासी घमासान। আপনি ভালো বলতে পারবেন, বিজেপিকে জিজ্ঞেস করুন। দাঁড়ান, কয়লার টাকা অমিত শাহ ব্যবহার করেছেন, অমিত শাহ ব্যবহার করেছেন, ইডি তাদের রেড করুক, অমিত শাহকে রেড করুক, অমিত শাহকে রেড করুক, শুভেন্দুকে রেড করুক, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে রেড করুক, রাজনাথকে রেড করুক। 6 or 7-year-old coal scams case, suddenly they've woken up and they have come to get all our information. So they have come to tamper with our information and take it and go and give it to the ED. And Mamata Banerjee has gone in. If somebody comes to your house to do a robbery, you are within your rights of self-defense to go and protect your own property. Mamata Banerjee is the leader of our party. That is our party's own confidential private information. We have every right to go in there and try and save it. Otherwise, ED will take everything and give it to the BJP. बंगाल के चुनाव से पहले एक पार्टी के राजनीतिक दफ्तर में, उसके आईटी सेल के दफ्तर में अगर आप इस तरीके से रेड करेंगे तो प्रश्न उठेंगे। इस तरीके का काम पहले नहीं हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आईटी सेल के दफ्तर में किसी भी काम के लिए रेड डालने की इजाजत देगा, या इससे कहीं पहले कहीं कुछ हुआ है? इस बातों का जवाब देना चाहिए। ईडी बहुत कमजोर कड़ी पर खड़ा है। 2020 का केस 2026 तक क्या अंडे सेक रहा था? अभी तक क्यों नहीं रेड हुई? बहुत स्पष्ट है जो ममता बनर्जी जी ने और आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए कि उनके राजनीतिक डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये गंभीर अपराध है। सरकारी आधिकारिक से फाइल छीन रहे हैं, वो भी एक राज्य के मुख्यमंत्री। तो पूरा देश जान गया है, पूरा बंगाल जान गया है ये क्या हो रहा है बंगाल में। लेकिन जनता निश्चित कर लिया, चाहे फाइल छीन के चला जाए, कलम छीन के चला जाए, चाहे पूरा संविधान का किताब यहाँ से उठा के लेके चला जाए, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। जो ममता जी का इस बार विश्राम पे जाना निश्चित है। ममता बनर्जी की निर्ममता वाली सरकार बंगाल के अंदर जिहादी मानसिकता पर चल रही है। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन की तरह है, जो लोगों को उकसा रही है। अशोभनीय व्यवहार उनका है। ममता जी, ऐसा क्या था जहां ईडी की रेड के अंदर आप चले गए? किसको बचाने के लिए गए? कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनसे आपको डर लग रहा है? उन लिस्ट में कौन सा अपना आपका है जिसका नाम आपको डरा रहा है कि आपने ईडी की कार्रवाई को बीच में जाकर वहां से फाइलें छीन ली? जिस प्रकार रावण के प्राण नाभि में थे, वैसे ही ममता बनर्जी के प्राण कोयला माफियाओं पर, जो मानव तस्करी करते हैं उन पर, उन सबों के ऊपर है। और यही कारण है कि जब कोयला माफियाओं के नेक्सस पे रेड होता है तो ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री एक व्यक्ति के घर जाकर हार्ड डिस्क चोरी करती हैं, फाइल्स चोरी करती हैं। यह बताता है कि ममता बनर्जी किस तरह से संलिप्त है। और इसमें साबित हो गया कि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। ममता बनर्जी एक शपथ लेके मुख्यमंत्री हुआ था, लेकिन शपथ को तोड़े है, संविधान को तोड़े है। कोई राज्य का अपने मुख्यमंत्री को देखा ऐसे करके पूरा कैसा हिम्मत होता है कि इसको लेके जा रहे हैं। अब ईडी के एक्शन और ममता के रिएक्शन पर राजनीतिक घमासान तो है ही, ये पूरा मामला अदालत की चौखट पर भी है। ईडी की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में भारी शोर शराबे के कारण 14 जनवरी तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। उधर पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज की हैं, तो वहीं प्रतीक जैन के परिवार ने छापेमारी के दौरान चोरी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। बहरहाल अब पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज होते ही ईडी की कार्रवाई सियासी भूचाल बन गई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ईडी की छापेमारी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई और ममता बीजेपी की सियासी लड़ाई आगे क्या क्या रंग लाती है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
की रेड पर बवाल हुआ है। अब इस बवाल के पीछे बहुत सारे बातें कही जा रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स और फाइल या मोबाइल फोन्स को नहीं ले जा सकती थी। दूसरी तरफ ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि किसी भी राजनीतिक दल के इस तरीके से कोई कार्यालय हो या उससे जुड़ी हुई किसी भी जगह पे जो उनकी प्राइवेसी होती है वहां पर ईडी क्यों रेड डालेगी और किस तरह, क्या ईडी को जाना चाहिए, और यदि जाना चाहिए था तो अभी इलेक्शन के वक्त पे ही आप ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, इससे पहले ये सारी चीजें क्यों नहीं हुई। दोनों तरफ से सवाल हैं। प्रतीक जैन के घर पे जिस तरीके से रेड पड़ी है वहां से उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं एक गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बहुत सारे सवाल यहाँ एजेंसियों के बीच, सरकार के बीच आकर खड़े होते हैं। असल में मूल जड़ क्या है और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें देखिए कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी हुई हैं। और क्योंकि इलेक्शन है पश्चिम बंगाल में, तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन आज अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी कह रही थी कि मुझे यदि छेड़ेंगे तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं। और अमित शाह की कोई पेन ड्राइव भी है उनके पास जिसमें शाह का पूरा चिट्ठा है। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, यदि ऐसे ही पढ़ते खुलती जाएंगी तो ना जाने और कौन कौन सी तस्वीर देखना फिलहाल बाकी रहेगा। सीधे चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुन्ना खान। मुन्ना जी आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे फरीद खान। फरीद जी आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में रीना सक्सेना, उनका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं राहुल चौधरी। राहुल जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले फरीद जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ। आज काफी समय बाद मुझे लगता है फरीद जी इस चर्चा में जुड़े हैं और अच्छा भी लग रहा है देख के, क्योंकि टीएमसी का पक्ष आना बहुत जरूरी था। और एक बड़ा अहम सवाल है सर, दो बातें हैं। एक तो ये है फरीद जी की ममता बनर्जी वहां गई, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लाई, सारी चीज़ों को ले आई, इसको लेके ईडी ने एक आरोप लगाए हैं कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ईडी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी चीज़ें हैं कि इस तरीके से चीज़ें कोई स्टेट का मिनिस्टर नहीं कर सकता। और जो भी रेड पड़ी उसके पीछे की मूल जड़, मूल पहलू पर तो मैं आऊँगी, लेकिन असल रूप से हुआ क्या है? देखिए राजनीति से जोड़ना तक तो ठीक है, लेकिन यदि कोई कार्रवाई हुई तो वहां पर जाकर ममता बनर्जी को या इस तरह से चीजों को क्यों फटाफट अपने कब्जे में लिया गया कि कहीं कोई वाकई में कुछ गलती कर दी है या कुछ गलत है या ना पहुंच जाए कुछ, मतलब थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए कि क्यों ऐसा हुआ। जी, सबसे पहले तो मैं तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार, और राखी जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। सच में बहुत दिन बाद बात हो रही है, लेकिन आज जो मेन मुद्दा ये है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहूंगा जो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जाएगी कि 5 साल हम लोग वेट करते हैं पॉलिटिकल लोग, और जब इलेक्शन आता है उसी तरह से अगर आपको एग्जांपल दिया जाए कि घर में किसी बेटी की शादी होने वाली है और अचानक कुछ डकैत आ जाए, तो आप ये समझिए कि आज हमारा जो पार्टी का जो आईटी सेल है, जिसने 5 साल की हमारी मेहनत को तैयार किया है कि किस तरह से हमको इलेक्शन में आगे जाना है, हमने तमाम लोगों को, अपने लोगों के कैंडिडेट के सर्वे करा के रखे हुए हैं कि किसके कितने नंबर आएंगे, किसका क्या है, वो तैयार करके रखा है। आज अचानक ईडी के मार्फत अगर अमित शाह जी, मोदी जी हमारे ऑफिस में लोगों को भेज दें और हमारे सारे के सारी चीज को डकैती कर लें, तो हमारी नेत्री करे तो क्या नहीं करे। हमारी नेत्री ने कह दिया मैं बाद में हूँ, सबसे पहले मेरी पार्टी है, मेरे पार्टी का अस्तित्व है, अगर उसको कोई भी छेड़ने के लिए आएगा तो मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। और इससे हम सब और पूरे बंगाल के लोग खुश हैं कि आप अगर किसी के घर में भी घुस जाइएगा, जैसे डकैती करना चाहिएगा कर लेंगे, तो ये बंगाल में कम से कम आप नहीं कर सकेगा। बंगाल में हम लोग किसी से भिड़ते नहीं हैं, हम लोग बहुत ही शांत स्वभाव के लोग हैं, लेकिन बार बार अगर हमको कोई छेड़ेगा तो हम लोग उसको छोड़ने वाले भी नहीं है। राखी जी आपने देखा कि ये चीज जो 2020 के केस का जो हवाला दे रहे हैं, आपने 2025 तक तो कुछ नहीं किया, जब इलेक्शन सामने आ गया, 2026 सामने खड़ा है, तो आप कोयले के नाम पर आईपैक के ऑफिस में जाकर रेड करते हैं, जिसको बंगाल कभी मानने वाला नहीं है। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग ये सब चीज को मानने वाले नहीं है। और हमारी नेत्री ने जो भी किया, हम सब उनके साथ। ठीक है फरीद जी, वापस आऊंगी। खेमचंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, नमस्कार। नमस्ते खेमचंद जी, मूल सवाल इनका मैं आपकी तरफ ही आगे बढ़ाऊंगी, इन्हीं की बात को, क्योंकि चर्चा पूरी इसी के इर्द गिर्द है। आप लोगों का आरोप है ममता बनर्जी ने ठीक नहीं करा, रेड पड़ी, गलत किया है, सजा होनी चाहिए, तमाम चीजों को गए, ईडी की कार्रवाई हुई, सब चीज ठीक थी, पर उनको लगता है इस तरह से चीजें नहीं की जानी चाहिए थी और ये कहीं से कहीं तक लॉजिकल नहीं था। और यदि था भी तो एक पुराना मामला है ये,
इतने दिनों से या 4 से 5 साल के बीच में इस तरह की चीजें क्यों नहीं हुई? क्योंकि इलेक्शन है और इन सारी चीजों को ले जाकर कहीं ना कहीं एक गलत प्रभाव डालने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, ये आरोप टीएमसी का। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, टीएमसी इस समय घबराई हुई है। जिस तरीके से टीएमसी का बुरा हाल अभी लगातार हो रहा है, लोगों के बीच में त्राही है, लोग लगातार उनका विरोध कर रहे हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और अभी नंदीग्राम में जिस तरीके से टीएमसी की हार हुई है लोकल चुनावों में, ये सब दिखाता है कि टीएमसी अब वहां पे अपना आधार खो रही है। और टीएमसी की जो राजनीति अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती है, और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पर्टिकुलरली बहुत सारे ऐसे वोटर्स के आधार पे जो भारतीय नागरिक नहीं और उन्होंने वहां पे वोटर बनवाए हुए थे, और एसआईआर के बाद उनको घबराहट है कि ऐसे वोटर्स के जब नाम कटे हैं तो उनकी जो वोट कम होंगी या उनकी वोट कम हो सकती हैं, क्योंकि वो हैवीली उन्हीं पे 100% रिलाई करती थी। तीसरा, अब जिस तरीके से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के काम, मोदी जी की योजनाएं घर घर तक बंगाल में पहुंच रही हैं, चाहे वो किसानों की योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड की योजना हो, बहुत सारी और भी योजना है जिसमें बहनों के लिए सपोर्ट सिस्टम है। अब वीजी राम जी योजना जो लागू की गई है, उसकी वजह से लोगों को अपने घर के पास काम मिलेगा। तो ये योजनाएं, या फ्री हाउसिंग की योजना हो, योजना गाँव-गाँव घर घर तक पहुंच रही है। फ्री राशन की योजना बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आज भी पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा गरीबी है, क्योंकि वहां पे जो लगातार सरकारें रहीं, वो अपना पेट भरने में लगी रहीं, लोगों के लिए काम नहीं किया। तो मैं ऐसा समझता हूँ आने वाला समय वहां पे गुड गवर्नेंस का होगा, आने वाला समय टीएमसी का नहीं होगा, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होगा। और जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार वहां पे होगी, तो उसी तरीके से पश्चिम बंगाल आगे बढ़ेगा जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य स्टेट अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, वापस आऊंगे। मुन्ना जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, हालांकि पश्चिम बंगाल का मामला है, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष होता है, किसी भी स्टेट का हो, क्योंकि इलेक्शन है और जब इलेक्शन किसी भी स्टेट में होता है तो नजरें सबकी होती हैं। पूरा एक सत्ता पक्ष एक तरफ हो जाता है, विपक्ष एक तरफ हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सिनेरियो अभी घटा, पिछले 2-1 दिन से लगातार जो चीजें हम देख रहे हैं, उसे कैसे समझते हैं? आरोप प्रत्यारोप है, एक तरफ ममता बनर्जी का वहां जाना, फाइलों को ले आना, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा गुनाह हो गया। दूसरी तरफ टीएमसी को बिल्कुल लगता है कि आपको इसी समय पे सारी चीजें करनी थी और आप कैसे जा सकते हैं। तो ये एक दोनों तरफ से क्वेश्चन मार्क लगे, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी जी ने जो किया बहुत सही किया। आप समझिए, राखी जी, भारतीय जनता पार्टी को याद तभी आती जब चुनाव होते। अगर राजस्थान में चुनाव है तो अशोक गहलोत की आईडी भेज दो। अगर मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तो आप भूपेश बघेल की आईडी भेज दो। अगर झारखंड में चुनाव है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये शिबू सोरेन के यहाँ ईडी भेज दो। ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, तो बंगाल की जनता समझती है। 2020 का मसला, आप 5 साल तक लगातार कुंभकर्ण की नींद सोते रहे और अचानक आपको याद आ गया, अरे बंगाल में तो भ्रष्टाचार है। जनाब, भ्रष्टाचार तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है असम में, भ्रष्टाचार तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने किया है। एक बार केंद्र में सरकार बदल जाए, बताऊंगा कि कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 50% लोग इनके जेल में जाने वाले हैं। और जिस भ्रष्टाचार की बात देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री करते हैं, मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं और 50% भ्रष्टाचारी इनके टीम में है, जिसके लिए शहडोल विधानसभा से देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, मित्रों, अजीत पवार 75,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसको तो जेल भेज कर रहूंगा। 24 घंटे नहीं हुए, उनको मुख्यमंत्री बना लिया। मतलब आप अगर बीजेपी आप ज्वाइन कर ले तो आपके सारे भ्रष्टाचार माफ है, सारे कुकर्म, सारे पाप माफ है। अगर आप बीजेपी का विरोध करेंगे तो इसका मतलब आपने देश का विरोध किया। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, चुनाव है, संवैधानिक तौर पे लड़ा जाए, संविधान के तौर पे लड़िए। लीगल और इलीगल या फैसला जनता के हाथ में है। अब ईडी का मसला है, ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, उसके बाद बीजेपी के द्वारा दुष्प्रचार करो, उन नेता के इमेज को वहां धूमिल करने की कोशिश करो। बंगाल में फिर हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नारे लगाओ। अभी मित्र हमारे कह रहे थे, देखिए डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में कितना विकास हुआ है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में दवाओं में जहर है, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, वहां पे पानी में जहर है। अब जो बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके जुबान में जहर है। ये जहर पूरे देश में घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी
करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ जो बंगाल की स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है। मैंने पहले भी राकेश जी कहा था आपको कि बंगाल की जनता बहुत समझदार है, भारतीय जनता पार्टी के जुमले में नहीं आने वाली है। आपने देखा पीछे जो चुनाव हुआ 2020 में, भारतीय जनता पार्टी के राज्य के जितने मुख्यमंत्री थे बीजेपी शासित राज्य के, और जितने प्रवक्ता, जितने नेता और बाकी मंत्री, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री लगातार 24 दिनों तक बंगाल में डेरा डाल करके रखे इन लोगों ने, लेकिन रिजल्ट क्या है? नीलबट्टा सन्नाटा। तो मैं कहता हूँ इस बार भी आप कोशिश कर लीजिए, बंगाल की जनता पलटने वाली नहीं है, इस बार गठजोड़ की सरकार बनेगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। रीना जी जुड़िए हमारे साथ। रीना जी मुझे सुन पा रही हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। मैम, पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ, ईडी की रेड हुई, लगातार बवाल हो रहा है। देखिए, कोई कार्रवाई होती है तो कुछ होता है, तभी कार्रवाई होती है। लेकिन हाँ, एक बार फिर से वही सवाल आया जो हमेशा से उठाया जाता था कि किसी भी पुराने मुद्दे पर इलेक्शन टाइम में ही कार्रवाई क्यों होती है। आज तो ये पूछना इसलिए लाजमी हो गया कि बार बार इसी चीज को रखा गया, और वाकई में इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी को कटघरे में इसलिए खड़ा किया गया कि जिस मामले पर ईडी रेड मारने गई, आप वहां से डॉक्यूमेंट्स लेके क्यों गई? कैसे इस विषय को देखती? राखी जी, आपको और आपके माध्यम से सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, ये तो चाल चलन हो गया है भारतीय जनता पार्टी का कि वो जो है, जब भी चुनाव आता है, इलेक्शन आता है, तो चाहे झारखंड देख लीजिए, चाहे दिल्ली देख लीजिए, नतीजा क्या निकला? सब बाइज्जत बरी हो गए और सबके खिलाफ सीबीआई कोई भी और ईडी जो है कोई भी प्रूफ पेश नहीं कर पाया। तो ये इनका भारतीय जनता पार्टी का चाल और चलन आ गया है कि चुनी हुई जनता के द्वारा बहुमत से चुनी हुई सरकारों को परेशान करना और उनको जो है। मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। रीना जी, आपको नहीं सुन पा रही हूँ मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए एक बार फिर से आपको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑडियो आपका नहीं आ रहा है। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक राहुल जी मुझे सुन पा रहे हैं? राहुल जी, अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। राखी जी नमस्कार, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ राहुल जी, कैसे बंगाल की जो राजनीति है या जो कुछ भी मामले जिस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, कौन सही कौन गलत, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है, कैसे इसका एक विश्लेषण करेंगे? देखिए राखी जी, यहाँ एक बड़ी देखने वाली बात यह है कि ईडी हो, सीबीआई हो, ये सब जो संस्था है, ये सब अपना अपना काम करती है। और अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है चल रहा है, अब से पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी या किसी अन्य दलों की सरकार थी, जब इस प्रकार की एजेंसी ईडी और सीबीआई के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती थी, उस समय कांग्रेस को ब्लेम किया जाता था कि अन्य दलों, जिस भी दल की सरकार है उसको ब्लेम किया जाता था। तो ये लंबे समय से होता आया है। अभी फिलहाल की परिस्थितियों में जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि ईडी की कार्रवाई चल रही है और प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां पे उस कार्रवाई में व्यवधान डालने के लिए या उस स्थान में पहुंचा, ये बहुत ही अपने आप में अचंभित कर देने वाली बात है। ऐसा पहले पूर्व में कभी देखा नहीं गया कि एक सेंट्रल की एजेंसी अपना काम कर रही है। वो अब जो भी एजेंडा है, जो भी बात है सभी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं की, तो अगर ईडी गलत कुछ कर रही है, उसकी कार्यवाही अगर असंवैधानिक है या गलत कार्य किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, चुनाव के लिए किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से उसमें अपने साक्ष्य के साथ में ममता बनर्जी को आना चाहिए था। अपना जो पक्ष है वो स्पष्ट रूप से रखें। अगर अभी पिछले कई सालों से जो केसेस चल रहे हैं, जो जांच वहां पे चल रही है, अभी शिक्षक भर्ती की एक जांच चल रही है, दूसरा कोयला घोटाले की जो जांच चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो चल रहा है, तो इसमें अगर कुछ कार्य असंवैधानिक किया जा रहा है ईडी के द्वारा, तो उसके लिए कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट में जाके अपनी बात कहें। सड़क हल्ला मचा देने से समाधान नहीं निकलेगा उसका। और जो इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं, जो इसमें सही गलत को फैसला जो होता है, वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होता है, साक्ष्य के बेसिस पे होता है। कोर्ट में एनालाइज होगा कि भैया अगर गलत कर रहा है, आपने देखा होगा पूर्व में भी सीबीआई ईडी ने अगर कुछ इस तरह की गलत करते किए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस पर जो संज्ञान लेता है, उस पर इंस्ट्रक्शन जारी करता है। लेकिन इस तरीके से सड़क पर हल्ला निकाल देना और मुख्यमंत्री जाके एक संवैधानिक पद पे होते हुए और इस कार्य करना, ये अपने आप में बहुत अचंभित कर देने वाला है। और इसी प्रकार से अगर हर राज्य के जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से सीबीआई ईडी की कार्रवाई जिस भी दल के ऊपर होगी, तो दल कहेगा जी ठीक है, तो राजनीतिक रूप से किया जा रहा है।
अब फिर इस तरीके से तो कार्य करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसको चाहे मैं कहूँ ठीक है, अब बात ये कहते हैं कि चलिए चुनाव के टाइम पे ये आपका रेड डल रही है, गलत है, और राजनीतिक इस्तेमाल के लिए भी अगर ये चीजें हो रही हैं, लेकिन ये बात को तो किसी भी एंगल से जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार के जाके कार्य में व्यवधान डाले, तो इसको तो किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहराया जा सकता। और तो ये बात है, और बाकी से जो ब्लेम है वो जो भी सत्ता में पार्टी रहती है अल्टीमेटली उसी के ऊपर ब्लेम आता है। तो ये है, और चुनाव के टाइम पे जो है ये क्योंकि कार्रवाई हो रही है मुख्य रूप से, हालांकि मामले अभी हाल फिलहाल में रजिस्टर्ड नहीं करे गए हैं, पिछले 3-4 साल 5 साल 6 साल पुराने 2020 तक के ये सारे केसेस हैं। तो इसमें संवैधानिक संस्था के इस तरह के कार्य में व्यवधान डालना मैं तो उचित नहीं समझता हूँ। एक राज्य के मुख्यमंत्री को कम से कम इस प्रकार से जाके और सरकारी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी जांच कर रही है उस तरह से चीफ मिनिस्टर वहां पे जाए, ये मेरे ख्याल से अभी तक कभी कहीं इतिहास में देखा नहीं गया है और ये किसी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे राहुल जी ऐसा लगता है हम कभी भी किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल नहीं उठाते और उठाना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार नहीं हो रहा ना। आप देखिए समय समय पे जब जहां के इलेक्शन होते हैं तब वहां ईडी की या सीबीआई की कोई कार्रवाई होती है, तो मुझे लगता है इन संस्थाओं को भी तो समझ में आता ही होगा ना कि हमारे ऊपर इस तरह से आरोप क्यों लग जाते हैं, या कोई मामला यदि पुराना पेंडिंग है तो क्यों हम उसी समय पे जाते हैं जब इलेक्शन होता है कार्रवाई करने। मतलब एक मुझे ऐसा लगने लगा है कि क्यों ये एजेंसियां समय समय पे साल 1.5 साल 2 साल में भी तो आप चीजों को कर सकते हैं ना, पूरी प्रोसेस होती है कार्रवाई की। अब आपने 2020 से अभी देख लीजिए, आप 5 साल हो गए, इलेक्शन है इस साल, तब आप आ रहे हैं यहाँ पर सारी चीजें करने। तो एजेंसियों को भी सोचना पड़ेगा कि क्यों आप अपनी लोगों के बीच में छवि को खराब करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि गलत करती हैं या जो कुछ भी है, ठीक है, अच्छा है, उनका काम है, वो करें, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है ये पहली बार नहीं, बार बार आरोप एजेंसियों पर इस तरह से लगे, तो एजेंसियों को भी तो थोड़ा सोचना चाहिए। देखिए राखी जी, ऐसा है, अगर आप देखें ये एजेंसीज रेगुलरली अपना काम करती है, निरंतर एजेंसीज का काम होता है, जांच होती है, जांच की एक प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, बीच बीच में बुलाया जाता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे जांच चल रही है तो लोगों का जो अटेंशन है वो उस समय नहीं रहता। जब चुनाव हो, खासकर चुनाव होता है किसी राज्य में, तो सब लोगों की नजरें उस पर रहती हैं और कहीं ना कहीं ये रेड और ये जो कार्रवाई है ये ज्यादा हाईलाइट होती है। और विपक्ष के भी पक्ष में, जैसे सत्ता में जो कोई पार्टी है, तो वो भी उस समय चुनाव के समय पे पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों का अटेंशन, क्योंकि चुनाव है, क्योंकि जनता में एक मैसेज की बात है, तो वो बहुत ज्यादा उसमें फोकस्ड होते हैं। लोग भी उन सारे न्यूज को बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ देखते हैं। अदरवाइज आप देखें पिछले 5 साल में भी देखेंगे तो अनेक लोगों के अनेक इस प्रकार की कार्रवाई होती है। और बिहार में भी आपने देखा और कांग्रेस के टाइम पे भी आपने देखा था कि इस प्रकार से जो है बहुत सारी जांचें हैं जो रेगुलरली चलती थी। तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी सीबीआई अपने हिसाब से काम करते हैं। अब समय का क्या है, तो ये इसमें तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं बता सकते कि भाई किस स्टेज में उनकी जांच है, क्या वो चीजें चल रहे थे, किस प्रकार की, भाई ये जांच में वहां पे गए, वहां पे भाई कोई इन्होंने वहां गिरफ्तारी करी या किसी को क्या ठोस हो दिया। तो एक इन्वेस्टिगेशन रेगुलर रूप से चलती है, 5 साल चलती है, पर क्यों अभी चुनाव है तो हम लोग इसको हाईलाइट होकर उसको देख पा रहे हैं। इस तरीके से मेन बात यह है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। फरीद जी, अभी इस पूरे मामले में आगे क्या करेंगे, क्योंकि टीएमसी का जो पक्ष है, टीएमसी को लगता है कि ममता बनर्जी ने बिल्कुल ठीक करा, बाकी लोगों को लगता है कि ये गलत था, कार्रवाई को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन जो चीजें भी हुई हैं और जो तथ्य हैं सामने आए हैं वो कितना इफेक्ट करेंगे इस इलेक्शन में, इसको कैसे आप आगे लेकर जाएंगे? क्योंकि देखिए ईडी को कार्रवाई करनी थी, वो गए, यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन मार्क इसलिए खड़ा हो गया कि ममता बनर्जी जाकर बीच में इंटरफेरेंस करके आई, तो जो जिसको जैसा करना था उसने वैसा भुनाने की कोशिश की। इलेक्शन में कितना प्रभाव देखते हैं? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जिस चीज का इतना नेशनल न्यूज में ये लोग वावेला फैला के रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बात इत्मीनान के साथ बता रहा हूं कि हमारे बंगाल की जनता इस चीज से इतनी खुश है कि जिंदगी में पहली बार अमित शाह को या मोदी जी को किसी ने करारा जवाब अगर दिया है, किसी नेत्री ने करारा जवाब दिया है, तो उसका नाम है ममता बनर्जी। तो ये भी होना जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने संविधान को ताक पर उठा के रख दिया है, जब भी इनकी मर्जी आती है ईडी सीबीआई या आईटी को अपने एक ब्रांच के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और कहीं पर भी भेज देते हैं, चाहे वो तमिलनाडु के स्टालिन जी हो, चाहे वो आपके केजरीवाल जी। आपने देखा कि जब केजरीवाल जी को जून में जो निचली अदालत ने उनका
ट्रायल कोर्ट में उनको जमानत दे दी थी, रातों रात ये लोग हाई कोर्ट से जाकर उस पर स्टे लेके चले आते हैं और उसके दूसरे दिन जाके सीबीआई कोर्ट में पहुंच जाती है और उनको जाके औपचारिक रूप से फिर से गिरफ्तार कर लेती है। तो ये इन्होंने जितने भी ये जो सेंट्रल की एजेंसियां हैं जिनको अपने हाथ का खिलौना बना के रखा हुआ है, और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि अब तो इनके सारे ऑफिसर भी जो लोग हैं उनकी मजबूरी है कि वो सेंट्रल एजेंसीज में काम करते हैं, मगर कुछ तो हम लोग उनको जानते हैं, वो लोग खुद बोलते हैं कि भाई हम लोग क्या करें, हम लोग तो बंधे हुए, हम लोग इस तरह से भेजा जाता है, वो भी इनकी बातों से खुश नहीं है। तो आप ये समझिए कि हमारी बंगाल की जनता, जो जनता यहाँ की सब जानती है, बहुत ही शिक्षित जनता है और वो जानती है, वो जनता आके खुश है कि मैं ममता बनर्जी को सलाम करता हूँ। लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी को सलाम करता हूँ कि ममता बनर्जी ने किस तरह से मोदी और शाह जी को जिस तरह से, धन्यवाद। हाँ ठीक है मुन्ना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, हमारे बंगाल की जनता उनसे, ममता जी से बहुत खुश है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार, पिछले बार तो उन्होंने कहा था ना कि अब की बार 200 के पार, अब की बार ये 30 भी पार नहीं कर पाएंगे, आप इस चीज का इत्मीनान रखिए। इन्होंने जो कल ये काम किया है, इतनी बड़ी गलती कर दी है कि इसका जो खामियाजा इनको इलेक्शन के दिन के रिजल्ट के दिन ही समझ में आएगा। ठीक है, हाँ खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए मित्र, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप उम्र में और एक्सपीरियंस में मेरे से बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन जो आपने स्टेटमेंट दी है, हमको महीने के बाद जब इलेक्शन होगा तो देखेंगे। ऐसी स्टेटमेंट बिहार में भी जो अपोजिशन पार्टी के नेता देते थे कि भाई वहां पे भारतीय जनता पार्टी 50 भी नहीं ला पाएगी, 40 भी नहीं ला पाएगी, एनडीए बुरी तरीके से हारेगी, और आपने देखा जो स्टेटमेंट दे रहे थे वो 20 पे आ गए। वही हाल टीएमसी का भी होने वाला है। महाराष्ट्र में भी देखा, बिहार में देखा। अब जनता ने डिसाइड कर लिया है कि पर्टिकुलरली टीएमसी जैसी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ बंगाल को बर्बाद कर रही है, पश्चिम बंगाल जो कभी भारत की राजधानी हुआ करता था, वहां पे ट्रेड का हब हुआ करता था, सेंटर हुआ करता था, आज वहां पे बुरा हाल है। कोई काम नहीं करना चाहता, कोई काम खोलना नहीं चाहता, कोई एस्टेब्लिश नहीं करना चाहता। 2 लाख करोड़ हमारा बाकी है आपके प्रति, आप लोग दे नहीं रहे हैं। आपने हर चीज को हमारा रोक के रखा हुआ है। और शायद खेमचंद जी आपको यहाँ के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। अरे फरीद खान जी, आप 100% सिर्फ और सिर्फ सेंटर ग्रांट पे चलना चाहते हैं। अपने लोकल सेंट्रल ग्रांट पे हम नहीं चलते हैं, हमारी हर चीज का। देखिए आपको शायद पूरा नहीं मालूम है, मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन हर चीज का जो हमारा जीएसटी आप लेके जाते हैं, हर चीज में 60-40 का रेशियो होता है। जो हमारी ग्राम सड़क योजना हो या कोई भी योजना हो, पूरा सेंट्रल हमको नहीं देता है। किसी में 80-20 होता है, किसी में 60-40 होता है। इसकी पूरी जानकारी आपको करनी पड़ेगी। के द्वारा भेजा हुआ जो फ्री में राशन है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। कोई चीज फ्री में साहब, कोई चीज फ्री में नहीं आती है, आपको जानकारी कम है। हमारे यहाँ से जो तमाम टैक्स लेके जाते हैं, उसका हमको जो शेयर मिलता है वो मिलना चाहिए, वो भी आप लोग नहीं देते हैं। सर बुरा मत मानिए, मगर आपको पूरी जानकारी नहीं है। आपने मनरेगा का मेरा हजारों करोड़ रुपया उठा के रखा हुआ है, उसके बाद आपने नाम चेंज कर दिया है, निजी रांची कर दिया है। सर आपको पूरी जानकारी नहीं है कि आप पूरी जानकारी कर बैठिए बंगाल के बारे में, और आप लोग बंगाल की जनता को आज तक समझ ही नहीं सके हैं। यही आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसी बंगाल की जनता आप लोगों को करारा जवाब देकर फिर वापस वहीं भेज देगी। अब बंगाल में होने वाला है, अब की बार वहां पे भाजपा सरकार बनेगी और टीएमसी को घर बैठना पड़ेगा, और हालात ये भी हो सकते हैं कि उनको एलओपी बनाने के लिए भी नंबर्स ना मिले। सर बीएलओ बनाने के लिए आपके पास आदमी नहीं है। आप 81,000 बूथ में आपके पास आदमी नहीं है, आप बोलते हैं सरकार बनाएंगे। आप अगर कुछ और सोच कर खेल तो अलग बात है। आपके पास पहले आपके ज्ञानेश कुमार जी ने बोला कि हर बूथ से जो बीएलओ होगा, सर सुन लीजिए, आपके ज्ञानेश कुमार जी ने पहले बोला बीएलओ हर वही होगा जो बूथ का कर्मी होगा, वही होगा। आपके पास आदमी नहीं थे। बाद में उन्होंने बोला नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी आदमी होगा उसको भी बीएलओ बना दे। वो आपके लिए सुविधा बनाने के लिए गए। सर आपके पास आपके वर्कर नहीं है, आप जीतने की बात करते हैं। आप सिर्फ हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान और शमशान कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। बंगाल में तो कम से कम, और बंगाल की जनता जानती है कि आप लोग विभाजन के लिए आते और किसी के लिए। वो उनके डर को दिखाता है, उनके मिसअप्रोप्रिएशन को दिखाता है, उनके घोटालों को दिखाता है। अदरवाइज कोई भी सीएम और ऐसे गर्मामयी पद पर रहने वाला व्यक्ति इस तरीके की हरकत नहीं करेगा आज जो दीदी ने किया है।
मैं सर कह जी, सकता हूँ हम लड़ना जानते हैं, बंगाल की धरती आप प्रतिवादी लड़ना ही धरती जानते है, हैं, हम लड़ना जानते आप हैं, काम करना हम नहीं शहीद जानते, होना जानते हैं, आप अगर लड़ना वक्त जानते आया तो हैं, शहीद भी हो आप जाएंगे, जनता की सेवा लेकिन करना मोदी नहीं और शाह जी के जानते, सामने झुकने वाले आप लोग नहीं शहीद है। होना नहीं और ये जानते, ममता बनर्जी आप लोगों झुकने को वाली तो नहीं आपस में है, लड़वा के और आप मरवाना लोग फिर जानते हैं, इस बार जो आप गलत वहाँ पे दिमाग हिंदुओं में पे बैठा कर अत्याचार आए हैं करना कि जानते लेकिन लोगों हैं, को मुझे ऐसा बदनाम लगता करके है माँ जाएंगे। बहन बेटियों इस पे चीज को बंगाल की दुराचार समझना करना जनता पड़ेगा। जानते एक हैं, मिनट, एक शहीद मिनट, जवान ठीक है को खिमचंद जी, ये चीजें जो फरीद आपके जी, दोनों एक हैं सेकेंड, दुराचार करने वाले लड़ने वाले वो बिल्कुल सही है। ठीक है। देखिए मुझे ऐसा लगता है जो एक ईडी की रेड हुई, जो डॉक्यूमेंट्स ममता बनर्जी ले गई, जिस पर इतना बवाल हो रहा है, मैंने भी शुरुआत में एक जिक्र की थी, खेमचंद जी उनका ये भी कहना है और थोड़ी देर पहले का ही उनका स्टेटमेंट है कि हम कुछ करते नहीं, हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अमित शाह को लेके एक पेन ड्राइव है उनके पास। मुझे लग रहा है ये चीजें यदि ऐसे ही आएंगी तो फिर कौन किस पर भारी पड़ेगा। उधर आप उनके डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, ईडी के माध्यम से रेड हो रही पेन है, ड्राइव को और होल्ड यहाँ करके वो क्यों दूसरी बैठी पेन हैं? ड्राइव की बात कर रही हैं। राखी जी पेन ड्राइव सीडी ड्राइव वो लेके बैठी क्यों है? इसका तो अपने आप में दिखाता है कि वो ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ब्लैकमेल होंगे नहीं। अगर कुछ होता तो पहले सर प्रस्तुत कर ब्लैकमेल देते। तो आप लोग आप करते हैं। प्रस्तुत कर दो, 2016 में आप प्रस्तुत नारदा कर दो, कांड का किसने रोका है? टेप लेके आप बैठे मैं थे, हम फरीद लोग खान नहीं साहब को बैठे थे। कहता हूँ ब्लैकमेल कि तो वो करना आप टीएमसी लोगों की का काम है, नेता के हमारा पास नहीं है। जाएं, हम लोग अपनी सही राह पे आदरणीय चलते हैं, मुख्यमंत्री जी के लेकिन पास हमारी जाएं राह में और अगर उसको कोई प्रस्तुत रुकावट करें, लाएगा तो क्योंकि हम लोग उनके उसको पास छोड़ेंगे कुछ नहीं। है नहीं। अगर आप आज फैब्रिकेट करके कुछ बनाओगे तो उसकी सच्चाई निकल के बाहर आ जाएगी। एआई से तो अभी आप मेरा वीडियो बना दो, आप फरीद खान जी का सर वीडियो बना दो, राखी जी का वीडियो नारदा बन कांड सकता में है। जो आपने टेप अगर बनाए आप थे, में कुछ आज तक दम कितने है, लोग को आपने सजा दी है बताइए अगर ना। आप में कुछ दम है तो दिखाओ। 2016 में आपके ही लोग नारदा कांड के जितने टेप लेकर आए थे, अरे कितने लोगों को भैया, आपने सजा दी। आपने आधे लोग सारी आपके घर में चीजें चले गए, लोगों के वॉशिंग सामने मशीन में पता धुल चल गए तो रही काम है। हो गया। किस तरीके से आप बहन बेटियों पे अत्याचार कर रहे हैं, ये सारी चीजें लोगों के सामने आ रही हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि जब इसका कैसे परिणाम आपको आप भुगतना अत्याचार पड़ेगा। कर रहे हैं उन लोगों के चलिए ठीक सामने है, आ रहे हैं। अभी तो ये देखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी पर जो आरोप लगाए हैं, ईडी पर प्रतीक जैन की फैमिली ने जो कार्रवाई पर लगाए हैं बहुत सारे आरोप, तो एक दूसरे ने एक दूसरे पे ही आरोप लगा दी। ईडी के माध्यम से बहुत सारी चीजें कोर्ट तक पहुंच गई हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के बाद जो एजेंसियां भी लगा रही हैं और उधर से भी जो बातें आई हैं, उस पर कोर्ट का क्या डिसीजन होगा, कैसे उस पर जांच होगी, कितना वक्त लगेगा, कैसे डिसीजन आएगा, क्या सही था क्या गलत था, ये तो खैर चीजें आएंगी। लेकिन इस बीच जो ममता बनर्जी ने एक जिक्र किया है कि उनके पास भी बहुत चीजें हैं और यदि आप ऐसे ही जानबूझकर परेशान करेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो ये देखना पड़ेगा कि न जाने और कौन कौन सी चीजों का खुलासा बाकी है। खैर रीना जी, मुझे ऐसा लगता है मैम कि ऐसा मैं मतलब इस पूरे घटनाक्रम में एक बार तो देखा मैंने, अमूमन इतनी रेड होती हैं और कभी भी किसी संस्था पर ऐसे उंगली नहीं उठाना चाहिए, लेकिन वाकई में ममता बनर्जी जिस तरीके से गई और सारी चीज़ों को लेकर आ गई, पता नहीं इसको सही माने गलत माने किस तरीके से देखें, लेकिन अब की राजनीति दिखा रही है, बंगाल की राजनीति खास तौर पर इतनी जल्दी हार नहीं मानती। रीना जी मुझे सुन पा रही हैं? मैम पहले भी आपका ऑडियो चला गया था, अभी मेरी आवाज़ पहुंच रही है? रीना जी कनेक्ट है क्या? टीम प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिए। तो रिकनेक्ट करने की कोशिश करिए, किसी और माध्यम से उनको कनेक्ट किया जाए यदि पॉसिबल है तो। राहुल जी, इसी सवाल को थोड़ा सा आपकी तरफ बढ़ाऊंगी। सही गलत तो जैसे कि आपने भी कहा कि इस तरीके से उनको जाकर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोर्ट तक तो बहुत सारी चीजें पहुंच गई हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन पे भी बात आई, ममता बनर्जी पे भी आई, ईडी ने आरोप लगाए, प्रतीक जैन की फैमिली ने भी ईडी पर आरोप लगाए, तो बहुत सारी चीजें आ गई यहाँ पर। तो इसका सोल्यूशन क्या? क्योंकि ये तो एक दिन का काम नहीं है, ये तो प्रोसेस चलता रहेगा, केस बनता रहेगा, पेशियां होती रहेंगी, निर्णय तो इतनी जल्दी नहीं आएगा ना सर। और इस इलेक्शन के बीच में वो समय निकल गया तो देखिए राकेश जी, एक बात है कि किसी भी प्रकार से आप ये बात मानिए कि इस प्रकार की जब संवैधानिक संस्था कोई ईडी अगर कोई कार्रवाई कर रही है और वहां पे राज्य का मुख्यमंत्री जाके और वो डॉक्यूमेंट्स वहां से उठा लाते हैं, वहां से जो एविडेंसेस थे और जो लैपटॉप थे वो उठा के ले आती हैं, इसको किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। एक बात, कोई भी आदमी इसको ठहरा सकता है, इस प्रकार से तो अव्यवस्था हो जाएगी। और ममता बनर्जी का अगर आप देखें पहले का भी जो टेन्योर देखें, अभी एक घटना आप सब ध्यान होगी आपके भी कि एक समय था कि वो हेडलाइन बनी थी कि सीबीआई को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, बंगाल में रेड डालने के लिए गए थे और पता चला वहीं जो है पुलिस वाले को, मतलब जो आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएएस लोग हैं, यही एक दूसरे के सामने इस प्रकार से खड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो संदेश जो समाज को, जो लोगों को जा रहा है, तो ये भविष्य के लिए बड़ी खतरनाक सी परिस्थिति बन जाती है। ठीक है, हाँ होना चाहिए सभी लोगों के संविधान के अनुसार सब लोगों को जो
कृत्य होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। इस तरीके से बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई भी बिल्कुल पॉलिटिकली अगर हो तो बिल्कुल गलत है। लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? ये बात तो कोर्ट में सबूत के बेसिस पे ही तय हो सकती है। और इस प्रकार से जाके मुख्यमंत्री और डॉक्यूमेंट्स और ये सब लेने लगे तो फिर तो ईडी सीबीआई कोई काम ही नहीं कर पाएगी। इन परिस्थितियों में कैसे काम होगा, आप बताइए। अभी जो राज्य की जो सरकारें हैं सभी लोग इसी प्रकार से अगर करने लगेंगे तो एजेंसीज तो काम कर ही नहीं सकती। उस कंडीशन में कैसे काम करेगी? और तो ये सारी बातें हैं। अब इसमें ये बड़ा ही एक चिंता का विषय मुझे तो दिखाई देता है। ये इस तरह की परिपाटी अगर बनती है तो ये किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि इसको ठीक नहीं ठहरा सकता है, किसी भी तरीके से उचित नहीं है ये हमारे संविधान के लिए या हमारे कानून व्यवस्था के लिए। इस तरह का मैसेज देना जनता के लिए, इस तरह की चीजें जब जनता के लोगों के बीच में जाएंगी तो किस प्रकार की छवि हमारे नेताओं की, राजनेताओं की यहाँ पे बनेगी। दूसरी बात जो यहाँ पे निकल के आई कि उन्होंने कहा कि एक मेरे पास पेन ड्राइव है। अगर पेन ड्राइव है तो उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं उसको? तो मतलब इस क्या उस पेन ड्राइव को दिखा के क्या आप उनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं? तो मतलब ये कहीं ना कहीं तो सीधा सीधा अगर हम कहें उनके पास अगर है भी तो ये तो जनता के साथ धोखा है ना, कि आप इस तरह के एविडेंसेस लेके अपने पास में बैठे हुए हो और आप कहें तो मेरे पास में है और मैं दिखा दूंगी। अगर है तो आपको दिखा देना चाहिए। तो बिल्कुल किसी भी एंगल से आप बताइए क्या ये बात ठीक है? अगर उनके पास में एविडेंस है, उनके पास में इस तरह की चीजें हैं, वो जनता तक नहीं पहुंचाना, ये तो जनता के साथ में धोखेबाजी है कहीं ना कहीं। ये बिल्कुल पूरी तरीके से मैं तो इसका बहुत पूरी तरीके से इसकी जो है निंदा करूंगा। ये बहुत ही गलत कृत्य है और ये मुख्यमंत्री का आचरण किसी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है, ताकि इस तरह की चीजें करी जाए। इस तरीके से आप जो है संवैधानिक संस्थाओं के जो है एविडेंसेस उठा लें। ऐसे तो उनके राज्य में जो विपक्ष के उनके जो विधायक होंगे अन्य पार्टियों के, उन पे कोई कार्रवाई हो, वो पुलिस के यहाँ से जाकर जो इस तरीके से एविडेंसेस उठा लेंगे तो क्या सरकारी व्यवस्था, कानून व्यवस्था इस तरीके से सुचारू रूप से चल पाएगी? दूसरी बात, अगर उन पर एविडेंस है तो वो दिखाएं, लाए, जनता के सामने रखना चाहिए। उनका नैतिक दायित्व भी बनता है ये कि आपके पास अगर चीजें हैं और आप उसको छुपा रहे हो तो ये भी गलत करते हैं। मैं पूरी तरीके से इसको जो है निंदा करता हूँ इसकी, राखी जी। ठीक है, मुझे तो सर एक ही बात समझ में आती है। देखिए, मैंने फिर पहले भी कहा, बार बार इस चीज़ को सिर्फ रिपीट करती हूँ क्योंकि लोग इस चर्चा को सुनते देखते हैं। देखिए, ईडी सीबीआई पर पहली बार नहीं है, बार बार आरोप लगे हैं और पिछले लंबे समय से बार बार ये आरोप लगता आया है कि ये संस्थाएं जो हैं वो सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करती है। मुझे लगता है जब बार बार इस तरह के आरोप लगते हैं तो इन संस्थाओं को थोड़ा सा अपनी छवि के बारे में सोचना होगा। ये वो संस्थाएं हैं जो एक अलग स्तर पर काम करती हैं और इनको बहुत इंडिपेंडेंटली काम करते हुए देखा जाता है। तो ऐसी संस्थाओं पर यदि बार बार आरोप लग रहा है, पब्लिक डोमेन में मैसेज जा रहा है और बार बार ये खुद उस कार्रवाई पर करके मुहर लगा देते हैं कि जब कोई इलेक्शन आता है तभी आप जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी मामले को देखिए, तो समय समय पे आप करते रहिए, जो दोषी है उसको बिल्कुल जेल में डालिए। कम से कम इस तरह के आरोप ना लगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहां पर आकर वही सवाल हो जाता है, फिर विपक्ष का सवाल जायज हो जाता है कि आप अभी 2020 से 25 हो गया, अब 26 में आ गए, जब इलेक्शन है तब आप आ रहे हैं, 5 साल 6 साल आप क्या कर रहे थे? तो इन चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा। बात सिर्फ इस चीज की नहीं है कि ममता बनर्जी गई, बात इस चीज की है कि ईडी इस इतने 5-6 साल के बीच में क्या इस पूरे मामले पे कोई कार्रवाई हुई थी? ये भी एक सोचने का विषय है। रीना जी जुड़ गई हमारे साथ। रीना जी, प्लीज अपनी बात रखिएगा। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है जी। भारतीय जनता पार्टी का यही चाल और चलन है कि जहाँ पे भी सरकारें जनता के द्वारा बहुमत से चुनी गई हैं, वहाँ की सरकारों को परेशान करना, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे झारखंड की हो, और अब ये बंगाल की सरकार है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में खुद कितने नेता हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। क्या उनके घर ईडी और सीबीआई पहुंची? 110 करोड़ का पोषण आहार घोटाला जो प्रमाणित है शिवराज पर, क्या उनके यहाँ गई? इतने 69 लोगों ने व्यापक घोटाले में अपनी जान खोई, क्या शिवराज के खिलाफ उसमें ईडी और सीबीआई गई? नहीं। भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे नेता और जिन पर साबित है, प्रमाण है कि उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए हैं और बहुत सारी जो है गड़बड़ियां जनता के लिए की हैं, जनता के साथ की है, धोखाधड़ी की है, क्या उनके यहाँ सीबीआई और ईडी गई? नहीं। तो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी हम निरंतर देखते आ रहे हैं। दिल्ली में आपने देखा केजरीवाल जी के खिलाफ और सबके खिलाफ किया उन्होंने, निष्कर्ष क्या निकला? आखिर में सीबीआई और ईडी दोनों ने कहा कि कोई भी प्रमाण जो है साबित नहीं हुए हैं, कोई भी दोष नहीं साबित हुआ है। तो इसी तरीके के चाल चलन को लेके
भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई की तो जो छवि खराब कर ही रही है जनता के बीच में, खुद भारतीय जनता पार्टी की छवि भी इससे जनता के बीच में खराब होती जा रही है। निरंतर हम देख रहे हैं जो इनके जीतने का रेशियो था वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है, उनका प्रतिशत कम होता जा रहा है। इसी वजह से क्योंकि इन्होंने जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को परेशान किया है, निरंतर परेशान करते आ रहे हैं। ऐसी आज तक के इतिहास में अभी तक कभी भी ऐसी कोई राजनीति या केंद्र में सरकार नहीं आई जिसने इस स्तर पर गिरकर देश के द्वारा जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को परेशान किया हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की गिरी हुई मानसिकता को दिखाता है और जनता को छलने का काम भी दिखाता है। जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि वो सरकार बनाएंगे, नहीं बनाएंगे वो बंगाल में सरकार। आप लिख के रख लीजिए राखी जी, इनकी इस गिरी हुई मानसिकता की वजह से जो ये थोड़ी बहुत छवि जो सुधर के आ भी रही थी, हमने लोकसभा में देखा भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, और अभी देखिएगा विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जो बंगाल की जनता है वो बहुत ही होशियार है, समझदार है। वो इनके इन सब छलावों में नहीं आने वाली और इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। ठीक है, फरीद जी अपनी बात रखिएगा। जी बिल्कुल, मैं रीना जी की बात से बात मिलाकर दो बातें कहूंगा। सिर्फ देखिए 2014 में ये शारदा कांड लेकर आए, तमाम नेताओं को उलझाया, रिजल्ट आज की तारीख में 0। 2016 में ये नारदा कांड लेके आए, वही टेप वही सीडी और वीडियो बना के लेके आए। कुछ नेता इनके यहाँ चले गए, वो दूध के धुले हुए हो गए, आज अपोजिशन के लीडर बने हुए हैं और वही डिक्टेट कर रहे हैं। वही शाह जी को समझा रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी को कैसे खदेड़ना है। तो इनके पास अपना कोई प्लान है नहीं, ये सिर्फ चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं, अपनी रेडीमेड सरकार को लाके कहीं पे बैठा देना चाहते हैं। इनके पास जनता के लिए कोई प्लान नहीं है। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से दूसरे के नेताओं को छीनो, दूसरे की सरकार को गिराओ, अपनी सरकार बनाओ, अपनी सरकार बनाते बनाते आगे चले जाओ और सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए काम करने का काम है इनका। आप अगर पुराना रिकॉर्ड अभी वक्त नहीं बोलना, मैं और बताता कि पुराना रिकॉर्ड आप बताइए, देखिए कि 95% ईडी फेलियर है। जितने भी लोगों ने आरोप लगाया था उसमें 2 से 4 लोगों को सिर्फ ये दोषी ठहरा पाए हैं। आज तक न ईडी ने न सीबीआई ने कोई काम कर नहीं पाया है। इसलिए देश की बंगाल की जनता तो बहुत समझदार है, पूरी देश की जनता भी बहुत समझदार है जो समझ गई है, लेकिन रिजल्ट देने का काम बंगाल की जनता हमेशा से करती थी और इस बार भी करेगी। इस बार ये जो लास्ट टाइम इनके 76-77 सीटें थी, अब देखिए इस बार ये अपोजिशन लीडर भी तैयार नहीं कर पाएंगे। मैं दावे के साथ आपके इस चैनल पे कह के आज जा रहा हूँ। ठीक है रीना जी, हाँ कुछ कह रही है मैम, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि राखी जी जैसे देखिए इन्होंने सीबीआई और ईडी ने दिल्ली में किया था और उसके बाद क्या हुआ, जिनको पकड़ा था उन्होंने जो था भारतीय जनता पार्टी के उसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स डाले तो उनको रिहा कर दिया और उनसे झूठा नाम लिखवा दिया था दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री का। तो ये इनकी मानसिकता है, ये कभी भी ईमानदार नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जितने भ्रष्टाचारी हैं उन सबको अपनी पार्टी में मिला लिया है और वॉशिंग मशीन में धो के वो सोचने साफ हो गए, सुथरे हो गए हैं। मगर उनके खिलाफ कभी भी सीबीआई ईडी का छापा नहीं पड़ेगा जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे उसी दिन भारतीय जनता पार्टी उनके घर भी ईडी और सीबीआई का खेल करने लग जाएगी। ठीक है तो मैम, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, हम लोग शुरू से 2014 से इतनी खराब सरकार देश में कभी भी नहीं आई। जनता बहुत उम्मीद से लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी को कि देश में कुछ देशवासियों का भला होगा, मगर यहाँ ये मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल लेंगे, आपस में लड़वाएंगे, बटोगे तो कटोगे। इस तरीके के आज तक के रिकॉर्ड इतिहास में है कि किसी भी बड़े नेताओं ने मंच से ऐसे भड़काऊ भाषण कभी नहीं दिए। मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट को इन नेताओं के खिलाफ भी वो एक्शन लेना चाहिए। तो इस तरीके से बड़े बड़े नेता होके, बड़े पदाधिकारी होके, सीएम होके, प्रधानमंत्री होके और ऐसे देश में भड़काऊ भाषण देते हैं। ठीक है मैम, रोकूंगी, समय की सीमा है। खेमचंद जी अपनी बात रखिएगा। काम करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता इस तरीके से बातें कर रही हैं कि वो बहुत बड़े साधु संत हैं, हमें अभी पता चला है और हमने देखा भी है। अब सुन लो, आप लगातार बोलिए। मैंने बीच में बोला नहीं, आपका सम्मान किया है, आपका सम्मान किया है। और अभी आप देखिए इनकी महिला लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली विधानसभा में उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे गुरुओं का अपमान किया, बोले कि कुत्तों का सम्मान करते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं विधानसभा के पटल पे, और अभी तक माफी नहीं मांगी। और वही पार्टी है जो पंजाब में सत्ता में है। को क्या करना है? ये इनके कृत्य को दिखाता है, इनकी मानसिकता को दिखाता है, इनकी सोच को दिखाता है। और दिल्ली में 11 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं, इसीलिए इनको मुंह की खानी पड़ी और सरकार से बाहर होना पड़ा।
अगर ये सरकार में रहते हुए अगर 20% भी काम कर देते तो शायद इनको सरकार से बाहर नहीं होना पड़ता। आज पंजाब के साथ वही कर रहे हैं, बार बार वही करते जा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में पंजाब से भी आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस तरीके से पंजाब में सरकार चल रही है, सीएम 50% सरकार चलाते हैं, 50% अपने पर्सनल चीजों में इन्वॉल्व है, मिलते ही नहीं है वापस। आज पंजाब की सरकार में 4-5 सीएम है। सर मुझे लगता है ठीक है, आप लोग पक्ष विपक्ष हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में क्या होगा बात हम उस पर कर रहे थे। आरोप प्रत्यारोप से इतर खेमचंद जी, बस पश्चिम बंगाल पर एक छोटी सी संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। मैं तो समझता हूँ जो दीदी ने आज किया है वो बिल्कुल गलत है। ईडी की रेड है, अगर कुछ गलत नहीं किया तो वहां पे जाके फाइल्स और पेपर लेने की क्या जरूरत थी? आप पॉलिटिकली लड़ते, आप लीगली लड़ते, लेकिन जिस तरीके से आपने कृत किया वो साफ साफ दिखाता है आप छिपाने की कोशिश कर रही थी, और छिपाने की कोशिश में आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। और मैं ऐसा मानता हूँ ये डर और भय अपने आप में दिखाता है कि टीएमसी हार रही है। ठीक है, चलिए खैर आने वाले समय में और चीजें होंगी। आज का तो ये एक बड़ा प्रदर्शन, वहां प्रोटेस्ट भी उन्होंने किया, सबके साथ में देखिए क्या होता है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनावी साल है और ईडी की रेड पर बवाल है, वो इसलिए है क्योंकि 2020 का कोयला तस्करी का मामला था जिस पर ईडी 2026 में कार्रवाई कर रही है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव है। बार बार इस चीज को मैं खुद बोल चुकी हूं कि यदि ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनको कार्रवाई करने का पूरा राइट होता है और इनकी कार्रवाई को कभी बीच में रोका टोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी ने आज जो किया वो कितना सही है, कितना गलत है, नहीं होना था, यदि हुआ तो उन्होंने शंका जताई है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम करती है और हमारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर वो पहुंचाएगी, तो इसलिए उनको सारी चीजों को वहां से हटाना पड़ा। देखिए सबके अपने अपने पक्ष हैं, पर इन सबका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा आने वाले चुनाव में, ये वाकई एक बड़ा सवाल जैसा भी है कि वहां की जनता क्या सोचती है, इन सब चीजों को लेकर कितना प्रभाव उन पर डाल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।